Hello physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about transverse myelitis. So last के वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ था मल्टीपल क्लासेस के बारे में, जिसमें कि हमने उसका जनरल इंट्रोडक्शंस, पैथोफिजियोलॉजी, सिम्टम्स, टाइप्स क्या होते हैं मल्टीपल क्लासेस के, किस टाइप से आप डायग्नोस करेंगे, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, सारा कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो स्टार्ट करते हैं, ट्रांसवर्स माइलाइटिस क्या होता है। फर्स्ट हम सबसे पहले समझेंगे विच मीन्स ऑफ अ माइलाइटिस। माइलाइटिस मीन्स अ इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और अ बोन मैरो। सो ट्रांसवर्स माइलाइटिस लाइक जो हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, जब उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसे हम ट्रांसवर्स माइलाइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो होती है, लाइक एक्यूट, पार्शियल होती है, पार्शियली, कंप्लीटली ट्रांसवर्स माइलाइटिस, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स माइलाइटिस। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसवर्स माइलाइटिस होते हैं। तो जो पेशेंट्स रहता है उसके बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं, लाइक पेशेंट को पेन है, अब नॉर्मल सेंसेशन हो जाते हैं, वीकनेस हो जाती है आर्म्स और लेग में, बाउल ब्लैडर डिसफंक्शंस हो जाते हैं। तो बहुत टाइप की उसके कंप्लेन रहती है। तो इसे हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी करते हैं पेशेंट से। जब आप उसकी हिस्ट्री लेंगे तो पेशेंट से पता करेंगे कि उसे क्या हुआ था एक्चुअली। तो पेशेंट का जो हिस्ट्री रहेगा उसे रहेगा कि लास्ट टाइम में कभी फीवर आया हुआ था, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है। पेशेंट्स को आप जब पता करेंगे तो उससे पूछेंगे कि लास्ट 24 आवर्स की उसकी क्या हिस्ट्री थी, तो बताएगा 24 आवर्स से पहले उसके सेंसेशंस थे, बट आफ्टर 24 आवर्स उसको जब देखने को मिला कि उसके सेंसेशन है वो धीरे धीरे लॉस होते जा रहे हैं। मीन्स जो पेशेंट का कंप्लेन रहता है वो पैरसिस का रहता है, सेंसरी उसका प्रॉब्लम रहता है, सेंसरी इम्पेयरमेंट हो जाता है, हाइपोटोनिसिटी हो जाती है, उसका बाउल एंड ब्लैडर प्रॉब्लम्स तो मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है। तो बाउल एंड ब्लैडर प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक हाइपोटोन हो जाता है, जिसमें कि कुछ रिफ्लैक्सेस जो होते हैं पेशेंट्स के वो वहाँ पे चले जाते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं। ओके, तो इसका एक फेजेस है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट सबसे पहले हम समझते हैं पेशेंट्स का कि क्या प्रॉब्लम रहती है और उसे क्या ट्रांसवर्स माइलाइटिस होता है क्या एक्चुअल। सो ट्रांसवर्स माइलाइटिस मीन्स आप समझ गए हैं कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड की ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। मीन्स जो हमारी ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है जो हमारे बोन मैरो होती है उसमें जो हमारा वाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है वो क्या कर जाता है, एक्सटेंड कर जाता है हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेस में। तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है, लाइक जो माइलिन शेप की कवरिंग होती है वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती है। उससे क्या हो जाता है, जब वो डैमेज हो जाती है तो हमारे जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं उनका जो ट्रांसमिशन है वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है। तो एक टाइप का ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर भी होता है। ओके, तो पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि ट्रांसवर्स माइलाइटिस इंक्लूड अ पैथोबायोलॉजिकली हेट्रोजेनस सिंड्रोम। सो हेट्रोजेनस सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें एक्यूट और सब एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड डिसफंक्शंस होता है। कुछ टाइम का इसका प्रॉब्लम रहता है, एक्यूट कंडीशंस होती है, लाइक कुछ वीक की होते हैं या कुछ डे टू डेज को होता है, 3 to 4 डेज या कुछ वीक होते हैं। एंड सब एक्यूट कंडीशन होती है, वीक वाइज होती है कि 1 वीक या 2 वीक हो गए पेशेंट्स को, तब कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हुआ था या वायरल इन्फेक्शन हुआ था, या उसने कोई वैक्सीनेशंस कराया हुआ था, या रेडिएशंस थेरेपी ली है, या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ली है। तो ये सारी उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उनकी वजह से देखने को मिलता है। ओके, तो पेशेंट का जो प्रॉब्लम रहेगा वो सेंसरी लेवल क्या देखने को मिलेगा स्पाइनल कॉर्ड डिसफंक्शंस में, कि उसका पैरासिस हो जाता है, लाइक हेमी पैरासिस देखने को मिलेगा, लाइक वीकनेस अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब में हो सकती है। सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक इम्पेयरमेंट, जिसमें क्या होता है, सेंसरी लॉस हो जाते हैं, धीरे धीरे हमारे जो डर्मेटॉम्स होते हैं वो अपसेंट कर जाते हैं बिलो द लेवल ऑफ लीजन। मीन्स जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड का जो जिस भी लेवल पे उसे लीजन हुआ है, मीन्स स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन हुआ है, जिस भी लेवल पे उसके बिलो जितने सारे हमारे डर्मेटॉम्स होते हैं वो क्या होता है, अफेक्ट कर जाते हैं। बिलो द लेवल ऑफ लीजन हमारे सारे डर्मेटॉम्स, सेंसरी, मोटर्स और ऑटोनॉमिक जो हमारे ऑटोनॉमिक सेंसरी होते हैं वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं।
सो एक टाइप का ये इडियोपैथिक होता है। इसके कुछ कॉजेज तो क्या एग्जैक्ट नहीं पता है, बट यही हम कह सकते हैं कि वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो सकता है। ओके, तो इसका एक टाइप का इडियोपैथिक इन्फ्लामेशन होता है स्पाइनल कॉर्ड का, जिसमें कि हमारे जो ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर होते हैं वो एक्सटेंड कर जाते हैं ट्रांसवर्सली ओवर द स्पाइनल कॉर्ड। और नेक्स्ट इज द इंसिडेंस। क्या इंसिडेंस रहता है? जो ट्रांसवर्स माइलाइटिस होता है वो किसी भी एज में ग्रुप में देखने को मिल सकता है, पर मोस्ट कॉमन जो होता है वो हमारे पीक जो होता है इसका सेकंड एंड फोर्थ डिकेड होता है लाइफ का। लाइक 10 to 20 ईयर्स के बीच में देखने को मिलेगा, 30 to 40 ईयर्स के बीच के लोगों में देखने को मिलता है। ओके, तो रेयरली देखने को मिलेगा, कुछ रेयर होता है, 1 to 8 केसेस पर मिलियन पर ईयर। इट कैन अकर बोथ एडल्ट एंड चिल्ड्रन। इट कैन अकर इन बोथ जेंडर, इन ऑल रेसेस। सो पीक इंसिडेंस रेट जो रहता है 10 to 19 ईयर्स एंड 30 to 39 ईयर्स का। ओके, नेक्स्ट आप समझते हैं इसकी टियोलॉजी क्या होती है, क्या क्या इसके कॉजेज होते हैं, वो हम समझते हैं। तो ये सबसे पहले हम समझते हैं कि एक टाइप का क्या है कि ये इडियोपैथिक है, एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। ओके, तो इस क्या क्या और कॉजेज हो सकते हैं, वन बाय वन समझते हैं। सो लास्ट वैरायटी ऑफ कॉजेज है। ओके, so bacterial infection like mycoplasma, pneumonia, mycobacterial tuberculosis, post tuberculosis infection हुआ है, post meningococcal syphilis है, predisposing demyelinating disorder like MS जो हुआ है, post acute disseminated encephalomyelitis, viral infection, hepatitis, measles, herpes, HIV, rarely पोस्ट वैक्सीनेशंस का कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। वेस्कुलर इटियोलॉजी हुआ है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके, तो थोड़ा सा इन डिटेल समझते हैं। फर्स्ट जो हम समझते हैं एक्वायर्ड डीमाइटिंग डिसऑर्डर। तो डीमाइटिंग डिसऑर्डर लाइक जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है पेशेंट का। मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी हमारा एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि हमारे ब्रेन जो नर्व सेल्स होती है उसकी जो लेयरिंग होती है, लाइक जो मायलिन की लेयर होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिस्टर्ब होने लगती है, डैमेज होने लगती है। तो इससे क्या देखने को मिलता है, पेशेंट के सेंसरी लॉसेस हो जाते हैं, पेशेंट को कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होती है, स्पास्टिक डेवलप हो जाती है, पेशेंट को कोऑर्डिनेशन बैलेंस में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक टाइप का जो ट्रांसवर्स माइलाइटिस है उसका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया। आपको डिफरेंशिएट करना है कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट है या ट्रांसवर्स माइलाइटिस का। तो ये एक टाइप का कॉजेज भी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने की वजह से धीरे ट्रांसवर्स माइलाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज अ न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका। न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका क्या होता है, इसमें जो जो ऑप्टिक नर्व्स होती है, मीन्स हमारी जो ऑप्टिक नर्व है वो धीरे धीरे उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जिसे हम ऑप्टिक न्यूराइटिस भी बोलते हैं। ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, इसमें ऑप्टिक नर्व अफेक्ट हो जाती है। इसे हम अदर नेम भी मीन्स आल्सो नॉन एज अ डिवाइस डिसऑर्डर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ एडीएम। एडीएम में क्या होता है, ये एक एक्यूट डिसेमिनेटेड इंसेफेलोमाइलाइटिस है। इसमें क्या होता है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, इन्फेक्शंस की वजह से होने लगता है। जो पेशेंट का जो ब्रेन डिस्टर्बेंस हो जाता है, ब्रेन डिस्टर्बेंस मीन्स पेशेंट कन्फ्यूजन में रहने लगता है, इरिटेबिलिटी रहती है, उसे स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होने लगती है। अब नेक्स्ट समझते हैं सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सबसे पहले जो हमारा है सिजोग्रिन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, पेशेंट जिसे हम एसएस सिंड्रोम्स भी बोलते हैं, एक टाइप का ये क्रोनिक होता है और क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। लाइक जो हमारी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, लाइक लैक्रिमल ग्लैंड हो गई, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी को मॉइस्ट करने में हेल्प करती है। तो ये जो ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड एंड हमारी जो लैक्रिमल ग्लैंड है, ये डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, जिससे कि हमारे जो ग्लैंड्स का जो फंक्शन है वो माल फंक्शंस होने लगता है और धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करने लगता है। लाइक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लग जाता है और पेशेंट में जब कंप्लेन देखने को मिलती है, जीरोप्लाज्मिया हो गया, पैरोटिड ग्लैंड और रैनोइड प्रॉब्लम्स हो गई, कंजक्टिवाइटिस हो गया। ओके, तो ये मिडिल एज मोस्टली वुमेन्स में देखने को मिलता है। तो पॉइंट समझते हैं, ऐसा जैसा क्रोनिक एंड प्रोटीन प्रोग्रेसिव सिस्टमैटिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर correct by a mononuclear infiltration of a destruction of a salivary and lacrimal gland leading to keratoconjunctivitis sicca typically affect middle age to early adult women। SLE नेक्स्ट है, जो SLE क्या होता है, सिस्टमैटिक ल्यूपस इर्थोमेटोसिस। तो इसमें क्या होता है पेशेंट्स को, ये भी एक रियरली केस होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें जो हमारे मोस्टली पेशेंट के जो ऑर्गन्स हो, लाइक जॉइंट पेन रहने लगता है, मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है पेशेंट्स को, तो ये इसका एक अर्ली सिम्टम्स रहते हैं। तो इन सिम्टम्स जो हमने यहाँ पे डिजीज़ डिस्कस किया, लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका है, एडीएम है, SLE है, एसएस सिंड्रोम है, तो ये सारे डिफरेंशिएट डायग्नोस में भी हमारे हेल्प करते हैं। पेशेंट को डिफरेंशियल डायग्नोस भी करना होता है।
नेक्स्ट कुछ और डिजीज़ होती है लाइक वैसे डिजीज़। वैसे डिजीज़ में क्या होता है, ये रेयरली इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है। मीन्स जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो जब उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, टिश्यूज़ में हमारे ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशंस होने लगता है, तो उसे हम बोलते हैं वैसे डिजीज़। इसमें वेस्कुलाइटिस देखने को मिलेगा, पेशेंट इरिथमा देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज अ एंकोलाइजिंग स्पॉन्डाइटिस। ये भी एक टाइप का क्या है, हमारा इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या है, पेशेंट का प्रॉब्लम रहेगा जॉइंट, लोअर बैक पेन रहता है, स्टिफनेस हो जाती है, पेन होता है, स्टिफनेस हो जाती है, और पेशेंट के डिसफंक्शंस मीन्स उसका फंक्शन है वो फंक्शनलिटी है वो डिसरप्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज अ ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स। मीन्स पेशेंट कोई ड्रग्स ले रहा है कंटिन्यू, कोई भी मेडिसिन ले रहा है, उसकी वजह से भी उसका कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, इडियोपैथिक ट्रांसवर्स माइलाइटिस। तो ये सारे हमारे एटियोलॉजी थी। आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ मेन पॉइंट्स हैं तो इन्हें आप अच्छे से समझिएगा। जैसे कि हमारा SLE है, NMO है, ADM है, SS है, वैसे डिजीज़ है, वैक्सीनेशंस की वजह से भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट का जो विटामिन्स डिफिशेंसी भी होती है, विटामिन B12 डिफिशेंसी, विटामिन E डिफिशेंसी, कॉपर डिफिशेंसी की वजह से भी देखने को मिलता है। तो इसलिए बहुत सारे इसके कॉजेज़ हैं। तो मोस्टली हम इसे इडियोपैथिक कहते हैं कि इसका अभी एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता है, बट डिफरेंट टाइप के कॉज होते हैं। ओके, सो अब नाउ डिस्कसिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अ ट्रांसवर्स माइलाइटिस। सो क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या आता है, मीन्स जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जिस भी लेवल पे लीजन हुआ है उस लेवल के बिलो जितने सारे हमारे सेंसेशंस होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। पेशेंट से जब आप पता करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे, तो पेशेंट बताएगा आपको कि लास्ट 24 आवर्स में उसके साथ क्या हुआ है, उससे पहले उसे क्यों क्या हुआ। उसका जो एरिया है, एब्डोमिनल एरिया है, वहाँ पे आप पूछेंगे कि लास्ट 24 आवर्स में ऐसा कुछ टाइटनेस सा फील हुआ था आपको। जब पेशेंट आपको बताए कि उसके जो एब्डोमिनल एरिया है, उसका पूरा सर्कमडक्टरी जो एरिया है, एब्डोमिनल हो गया, लोअर बैक हो गया, तो उसमें पेशेंट का बताएगा कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइटनेस सा लगा मुझे, ऐसा कुछ बहुत कुछ मुझे भान सा है, जकड़ सा है, ऐसी कंप्लेन रहेगा पेशेंट का। तो ये हमारा जो सबसे चीप कंप्लेन रहता है पेशेंट्स का ट्रांसवर्स माइलाइटिस। और क्या क्या रहेगा, पेशेंट से आप जब पूछेंगे अच्छे से, उसका हिस्ट्री लेंगे लास्ट 24 आवर्स का, तो बताएगा पेशेंट कि हमारे जो सेंसेशन है वो हमारे प्रॉक्सिमल टू डिजिटल सेंसेशन लॉस हुआ है। मीन्स ऊपर से नीचे लॉस हुआ है। पहले सेंसेशन ऊपर के गए, धीरे धीरे हमारे पैरों तक के सेंसेशन लॉस हुए, मीन्स बिलो द लेवल ऑफ लीजन। जहाँ पे भी स्पाइनल कॉर्ड का लीजन हुआ है, इसके बिलो धीरे धीरे उसके सेंसेशन लॉस हुआ है। तो ये दो मोर कॉमन सिम्टम्स होते हैं हमारे ट्रांसवर्स माइलाइटिस के। जब भी आप पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, आप पेशेंट से पता करेंगे, तो ये कंप्लेन आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, तो हम कुछ यहाँ पे समझते हैं, जैसे किस स्पाइनल कॉर्ड में किस कॉलम में इंजरी हुई है। वो कॉलम बहुत डिपेंड करता है, किस कॉलम में किस साइट ऑफ एरिया पे इंजरी हुई है, वो डिपेंड करता है किस टाइप के सेंसेशन पेशेंट के लॉस हुए हैं। तो वन बाय वन हम सारे सेगमेंट डिस्कस करेंगे। ओके, सो सेगमेंट्स में हमारा सबसे फर्स्ट आता है लॉस ऑफ डॉर्सल कॉलम सेंसेशन। जो हमारा डॉर्सल कॉलम सेंसेशन है, जब वो लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट के जितने जैसे जो सेंसेशन है, लाइट टच हो गया, डिस्क्रिमिनेटिव टच हो गया, प्रोप्रियोसेप्शंस हो गया, वाइब्रेशंस हो गया, इन वायलेटली वो डिक्रीज कर जाते हैं। वायलेटली पेशेंट नहीं बता पाएगा बिलो द लेवल ऑफ लीजन। ओके, नेक्स्ट इज अ हेमिकॉर्ड ब्राउन स्क्वाड। इसमें क्या होता है कि वन साइड इप्सिलेटरल, जिस साइड पेशेंट को लीजन हुआ है, उसके सेम साइड पेशेंट के जितने सारे सेंसेशंस हैं वो धीरे धीरे लॉस होने लगते हैं, लाइक इप्सिलेटरल लॉस ऑफ सेंस, वाइब्रेशंस, डीप टच, pressures, joint position means joint kinesthetic, and motor paralysis below the level of injury। इसमें क्या होता है, मोटर प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। नेक्स्ट इज अ डीमाइलेशन ऑफ स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का जब डीमाइलेशन होगा, उस साइट पे जब पेशेंट का लीजन होगा, तो उसमें पेशेंट का क्रू टच, प्रेशर सेंसेशन, डिक्रीज पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन। पेशेंट को फील ही नहीं होगा। जब भी आप क्रू टच करेंगे, प्रेशर देंगे पेशेंट का, तो वहाँ पे पेशेंट को कुछ भी फील नहीं होगा। ओके, पेन के सेंसेशंस भी नहीं रहेंगे, टेम्परेचर के सेंसेशन भी लॉस हो जाएंगे। नेक्स्ट इज अ डैमेज टू स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट। जब स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट डैमेज होगा, तो वहाँ पे डेवलप होगा, देखोगे आप पेशेंट का कोऑर्डिनेशन से बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। पेशेंट अब पोजीशनिंग सेंस नहीं कर पाता है, किस टाइप की पोजीशनिंग है, उसमें लॉस हो जाती है पोजीशनिंग को मेंटेन करने के लिए। लाइक कोऑर्डिनेशन जब हमारा बिगड़ जाता है, तो हम पोजीशनिंग को भी नहीं समझ पाते हैं।
नेक्स्ट सिम्टम्स है डैमेज टू एंटीरियर हॉर्न सेल्स। जब हमारा एंटीरियर हॉर्न सेल्स में डैमेज होता है, एंटीरियर हॉर्न सेल्स में तो क्या देखने को मिलेगा, एलिमेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलेंगे। वीकनेस है, फ्लैसिड हो जाता है, टोन्स है डिक्रीज हो जाता है, हाइपो एक्टिव रिफ्लेक्स, समटाइम मे हैव fasciculations. Okay, next is a corticospinal tract involvement. जब corticospinal तो यूएमएन टाइप ऑफ देखने को मिलेगा। सारे सिम्टम्स जो होंगे वो यूएमएन टाइप होंगे। कैसे, जैसे कि वीकनेस हो गया, टोन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, मीन्स हाइपरटोनिसिटी हो गया, स्पास्टिसिटी डेवलप हो गया, डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो हमारे डीटीआर होते हैं वो बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, लाइक एग्रीवेटेड रिफ्लेक्सेस आते हैं, वैवेंस की जो होता है वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट इज अ कॉनस मेडुलरिस। जब कॉनस मेडुलरिस एरिया पे लीजन होता है तो क्या होगा, पेशेंट के जितने सारे स्पिक्टर्स, लाइक पेशेंट को जो प्रॉब्लम रहेगी अर्ली एंड प्रोमिनेंट स्पिक्टर प्रॉब्लम्स रहेगी, हमारी मसल्स है वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएगी, स्पिक्टर मसल जो कि बाउल ब्लडर्स के लिए होती है। एंड सेक्सुअल इम्पेयरमेंट रहेगा, सैडल पैटर्न्स हो जाएगा, सेंसरी लॉस एंड माइल्ड वीकनेस। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेशेंट फीलिंग अ सर्कमफेरेंशियल टाइटनेस अराउंड योर एब्डोमेन। ये पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से ये आप समझ लीजिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या क्या सिम्टम्स किस किस लेवल पे, किस किस कॉलम पे जब इंजरी होगी तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सो नेक्स्ट इज नोज़ाल्जिया पर टीएम। क्या नोज़ाल्जिया रहेगा, वन बाय वन पॉइंट समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज अ माइलोपैथी। सो माइलोपैथी मीन्स आप अच्छे से समझते होंगे माइलोपैथी क्या होता है। मीन्स हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कंप्रेस करने लगता है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो जाता है उसे हम बोलते हैं माइलोपैथी। इज अ ब्रॉड एंड जेनेटिक टर्म रिफरिंग अ लीजन अफेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट इज अ माइलाइटिस। जैसे कि हमने बताया था स्पाइनल कॉर्ड इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं माइलाइटिस। नेक्स्ट इज अ ट्रांसवर्स माइलाइटिस, जो कि हमारे डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हुए हैं आगे। क्लासिकली डिस्क्राइब पैथोलॉजिकली हेटेरोजेनस सिंड्रोम कर रहे हैं, एक्यूट और सब एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड डिसफंक्शन रिजल्ट इन अ पैरालिसिस, सेंसिंग लेवल एंड ऑटोनॉमिक इम्पेयरमेंट बिलो द लेवल ऑफ लीजन। अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है एक्यूट कंप्लीट ट्रांसवर्स माइलाइटिस, जिसे हम बोलते हैं ईसीटीएम। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड इसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो तो अफेक्ट है ही, इसके सेंट्रल एरिया जो स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल एरिया होता है वो भी अफेक्ट होता है। तो मीन्स फुल थिकनेस होने लगती है, फुल थिकनेस इस एरिया में रहती है, इससे कि पेशेंट के सारे सेंसरी हैं, अपर एंड लोअर लिम्ब के सेंसरी हैं वो धीरे धीरे लॉस कर जाते हैं। मीन्स पैरालिसिस हो जाती है पेशेंट का अपर एंड मोटर, मीन्स सॉरी अपर एंड लोअर लिम्ब में क्या बहुत पैरालिसिस देखने को मिलेगी, सारे सेंसेशन लॉस मिलेंगे पेशेंट्स के, मीन जितने सारे हमारे डाउन आर्म्स होंगे पूरा अब्सेंट रहेंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है, कंप्लीटली होता है, मीन्स हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है और हमारा जो सेंट्रल पोर्शन हो है स्पाइनल कॉर्ड का वो मैक्सिमली अफेक्ट हो जाता है। मीन्स फुल थिकनेस कवरिंग, जो इन्फ्लामेशन है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है वहाँ पे। ओके, तो उसकी वजह से सारे सेंसेशन बिलो द लेवल ऑफ लीजन अफेक्टेड रहते हैं। टीएम कॉजिंग पैरालिसिस ऑफ लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर और अपर एक्सट्रीमिटी, सेंसरी डिसफंक्शंस एंड ऑटोनॉमिक इम्पेयरमेंट लाइक बिलो द लेवल ऑफ लीजन, जो कि हमारे ऑटोनॉमिक लाइक जो होते हैं बाउल ब्लैडर प्रॉब्लम्स। और एमआरआई एग्जामिन करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि सिंगल लीजन स्पैनिंग वन और टू वर्टिब्रल सेगमेंट, वन और टू वर्टिब्रल सेगमेंट जो होते हैं वो स्पैनिंग कर जाते हैं। और एक्सियल सेक्शन चेक करेंगे तो फुल थिकनेस इन्वॉल्वमेंट रहेगी और सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज मैक्सिमली अफेक्टेड। तो बहुत फुल थिकनेस रहेगी तो हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस में जब फुल थिकनेस रहेगी तो हमारा सेंट्रल पोर्शन है वो तो ऑब्वियसली वहाँ पे अफेक्टेड होगा ही होगा। ओके, नेक्स्ट इज अ एक्यूट पार्शियल टीएम। ये क्या है, पार्शियली है, कुछ हमारे जो वर्टिब्रल सेगमेंट है वन या टू सेगमेंट जो भी अफेक्टेड हुए हैं तो उसमें पार्शियली कुछ स्मॉल पोर्शन होता है वो अफेक्ट कर जाता है। सो टीएम कॉज एसिमेट्रिक न्यूरोलॉजिक इम्पेयरमेंट, एसिमेट्रिक रहता है, लोकलाइज टू द स्पाइनल कॉर्ड और डेफिसिट एट्रीब्यूटेबल स्पेसिफिक एनाटॉमिक ट्रैक्ट। लाइक एमआरआई चेक करेंगे तो इट स्पैन वन और टू वर्टिब्रल सेगमेंट, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ स्पाइनल स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ऑन अ एक्सियल सेक्शन। नेक्स्ट इज अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंसिव टीएम, मीन्स एलईटीएम। ये क्या होता है, ये प्रोग्रेसिव होता है और इसमें क्या होता है कि हमारे वन और टू थर्ड स्पाइनल कॉर्ड एरिया है वो इन्वॉल्व रहता है, उससे ज़्यादा भी इन्वॉल्व रहता है सेंटर में, तो इससे हमारे सेंसेशन है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं।
A spinal cord lesion that extend over three or more vertebral segment, 3 से 4 5 वर्टिबल सेगमेंट अफेक्टेड हो जाता है, ये एक्सटेंड कर जाता है 3 से 4 सेगमेंट में। ये एक प्रोग्रेसिव स्टेज होती है, नडायर स्टेज होती है। ऑन एक्सियल सेक्शन चेक करेंगे तो इन्वॉल्व ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉर्ड ओवर मोर देन 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एरिया। 2/3 एरिया से भी ज़्यादा हमारा स्पाइनल कॉर्ड इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट इज अ सेकेंडरी ट्रांसवर्स माइलाइटिस। ये रिलेटेड टू सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें कि हमने जैसे डिस्कस किया हुआ था लास्ट में जो कॉल्स में, जिसमें हम एसएलई डिस्कस करके आए थे, लाइक सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटिस, सिजोरन सिंड्रोम, सार्कोइडोसिस और अदर बहुत सारे हैं। वैसे डिजीज़ हो गया, एंक्लाइटिस स्पॉन्डिलोसिस हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, एनएमओ हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे सेकेंडरी में कन्वर्ट प्रोग्रेस कर जाता है, तो हमारा सेकेंडरी ट्रांसवर्स माइलाइटिस होता है, उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज इडियोपैथिक, जो कि आपको क्लियरली पता है कि इसका इटियोलॉजी अभी तक क्लियर पता नहीं हुआ है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। तो हम समझते हैं क्लिनिकल साइंस। क्या क्या क्लिनिकल साइन होते हैं, कुछ एग्जामिनेशंस फिजिकल एग्जामिन करने के लिए हमारे साइंस होते हैं। हम एसीआई स्केल का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। एसीआई स्केल का यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि किस लेवल पे लीजन हुआ है, एंड कौन कौन से जो इसके डार्मेटॉम्स हैं वो अफेक्ट हो गए हैं, क्या न्यूरोलॉजिकल लेवल है इसका, किस एरिया पे डार्मेटॉम्स अफेक्ट हुए, किस एरिया पे मायोटॉम्स अफेक्ट हुए। तो ECI स्केल बहुत इंपॉर्टेंट स्केल होता है ट्रांसवर्स माइलाइटिस के केस में। तो उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ ग्रेड्स होती हैं। इसमें क्या होता है, 5 ग्रेड्स होती हैं। फर्स्ट ग्रेड जो होती है वो कम्प्लीटली लॉस कर जाते हैं, हमारे सेंसरी और मोटर्स दोनों ही लॉस कर जाते हैं। और सेकेंड स्टेज जो होती है वो इनकम्प्लीटली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जब देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पे हमारे सेंसरी लॉस हो जाते हैं पर हमारे मोटर फंक्शन है वो प्रिजर्व रहते हैं। थर्ड स्टेज क्या होता है, ये भी इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, मीन्स इनकम्प्लीट स्टेज होती है, जिसमें हमारे मोटर फंक्शन प्रिजर्व रहते हैं बिलो द न्यूरोलॉजिकल लेवल हाफ ऑफ की मसल्स के। ओके, एंड फोर्थ स्टेज होती है इनकम्प्लीट स्टेज होती है। इसमें भी हमारे एटलीस्ट हाफ ऑफ की मसल से ज़्यादा थोड़े से जो मोटर फंक्शन है वो प्रिजर्व रहते हैं। 5 स्टेज जो होती है उसमें क्या हमारे मोटर फंक्शन और सेंसरी फंक्शन दोनों ही नॉर्मल होते हैं। तो ECI स्केल आप बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं पेशेंट में, ये ट्रांसवर्स माइलाइटिस के पेशेंट्स में। तो इसका स्कोरिंग करके आप चेक कर सकते हैं क्या स्कोरिंग आ रहा है, किस लेवल पे है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है, इसे हम बोलते हैं वेवर साइन। वेवर साइन में क्या होता है, ये हमारा रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स के एरिया जो होता है, लाइक अम्बेलिकस जो है, अम्बेलिकस का एरिया होता है हमारे T10 से T12। जो रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स होते हैं वो T10 से T12 के बीच में होती है, सेगमेंट के बीच में। यदि इस सेगमेंट पे स्पाइनल कॉर्ड के T10 से T12 के बीच में अगर उस लेवल पे कोई लीजन हुआ है ट्रांसवर्स माइलाइटिस का, तो क्या होगा, इस एरिया के जितने सारे हमारे डार्मेटॉम्स होंगे, अम्बेलिकस जो हमारे अम्बेलिकस के अराउंड जो हमारे रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स है, वहाँ के अगर डार्मेटॉम्स लॉस हो रहे हैं तो आप ये वेवर साइन चेक कर सकते हैं। पेशेंट को सिटिंग से सुपाइन पोजिशंस में लेके आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स है उसकी लोअर हाफ मसल्स जो है वो मीन्स उसकी वजह से वो जब वीक हो जाती है, वो वीक हो जाती है और अपर हाफ है वो स्ट्रांग होती है। तो हमें, क्योंकि जो अम्बेलिकस है वो T10 पे है, T10 पे है, उसके ऊपर हमारा अपर हाफ रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स का है और T10 के नीचे हमारे अम्बेलिकस के नीचे लोअर हाफ है। ओके, तो जब आप पेशेंट को सिटिंग से सुपाइन पोजिशंस में लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि अम्बेलिकस है वो क्या हुआ है कि अपवर्ड रोटेट कर रहा है, अपवर्ड रोटेट कर जाता है। जैसे कि आप पॉइंट समझते हैं, डिस्क्राइब द अपवर्ड माइग्रेशंस ऑफ अम्बेलिकस। लाइक अपवर्ड माइग्रेशन क्यों करेगा, जो मसल्स हमारी स्ट्रांग होती है वो क्या करते हैं, वीक मसल्स को अपनी ओर पुल कर लेती है। ओके, तो हमारे T10 लेवल पे, T11 लेवल पे अगर उस सेगमेंट पे लीजन हुआ है तो क्या हुआ, इससे कि हमारे लोअर हाफ रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स वीक हो गई, तो अपर हाफ स्ट्रांग है वो क्या करेगी, अपनी ओर उसे पुल कर लेगी। तो आपको देखने को मिलेगा जैसे पेशेंट सिटिंग से सुपाइन पोजिशन में आता है तो उसका अम्बेलिकस है वो माइग्रेट कर जाता है, अपवर्ड माइग्रेशन होता है। So upward migration of umbilicus during the act of sitting up from supine position on weakness of the lower half of rectus abdominis, because the upper rectus segment pull in a direction opposite of a lower segment, so movement of the abdomen in a upward.
ओके। तो इसमें क्या होता है, कुछ केसेस में क्या देखने को मिलेगा, कभी कभी डाउनवर्ड माइग्रेशंस भी हो जाता है, तो इसे भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि अम्बिलिकस का जो माइग्रेशन हो रहा है अपवर्ड हो रहा है या डाउनवर्ड्स हो रहा है। तो इसमें हमारे सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस भी आते हैं, क्योंकि हम रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स पे ही हम रिफ्लेक्स चेक करते हैं, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स स्ट्रोक करके। एंड जो लीजन है वो हमारे T10 to T12 लेवल पे लीजन होगा, तो हम इस साइन को चेक करके देख सकते हैं। ओके। सो नेक्स्ट हम जो रिफ्लेक्स चेक करते हैं वो सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स होते हैं। तो पेशेंट्स में जब लीजन होता है, लाइक हमारे T6 से T12 के बीच में जब लीजन होता है, तो हमारे जो एब्डोमिनल रिफ्लेक्स है वो अब्सेंट हो जाते हैं। लेकिन जब पेशेंट में रिकवरी स्टेज आती है 3 to 4 days आफ्टर लीजन, जब ट्रीटमेंट चलता है तो 3 to 4 days जब पेशेंट में रिकवरी होती है, तो सबसे पहले जो रिफ्लेक्सेस आते हैं वो हमारे एब्डोमिनल रिफ्लेक्स ही होते हैं। कुछ हमारे क्रीमास्टिक रिफ्लेक्स भी होते हैं, लाइक बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स भी होते हैं, जो 3 to 4 days में स्टार्ट होने लगते हैं आना उनका। ओके। सो नेक्स्ट होता है हमारा एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स। तो हम इसे चेक करते हैं आफ्टर लीजन, पेशेंट का ये रिफ्लेक्स है वो अब्सेंट हो जाता है, लेकिन जब रिकवरी स्टेज आती है, जब पेशेंट का ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलता है, तो इसका जब रिकवरी होता है 24 आवर्स का जो रिकवरी पीरियड रहता है, तो उस पीरियड में सबसे पहले जो रिफ्लेक्सेस आते हैं वो हमारे एब्डोमिनल रिफ्लेक्स ही होते हैं। क्रीमास्टिक रिफ्लेक्स होता है, बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स होता है, एक्सॉन विंग रिफ्लेक्स होता है, जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारे रिफ्लेक्स हैं, ये सबसे पहले देखने को मिलते हैं। ओके। तो इसमें क्या होता है, जब हमारे T6 सेगमेंट्स है, स्पाइनल कॉर्ड का T6 सेगमेंट है, उसके जस्ट अबव कोई इंजरी होती है, तो हमारे सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स है वो बिल्कुल अबोलिश हो जाते हैं, मीन्स वो खत्म हो जाते हैं। ओके। जब बिलो द T10 लेवल पे, जब बिलो उसके लीजन होता है, तो हमारे जो अपर एंड मिडिल एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस हैं वो अब्सेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑल रिफ्लेक्स आर प्रेजेंट विद लीजन बिलो द T12। जब T12 के नीचे जितने सारे लीजन होंगे, तो उससे ऊपर के जितने सारे रिफ्लेक्स लाइक एब्डोमिनल रिफ्लेक्स है, तो वो प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट इज अ क्रीमास्टिक रिफ्लेक्स। क्रीमास्टिक रिफ्लेक्स क्या होता है, ओनली हम मेल में चेक करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इंगुइनल एरिया पे हम थोड़ा सा स्ट्रोक करते हैं हैमर से, तो वहाँ पे कॉन्टिक्शंस देखने को मिलता है, रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। ओके। तो यदि हमारे अब L2 लेवल पे लीजन हुआ है, तो वहाँ पे क्रीमास्टिक रिफ्लेक्स है वो पेशेंट का अब्सेंट रहेगा। ओके। पर ये सारे जो रिफ्लेक्स अभी डिस्कस किए, ये रिफ्लेक्सेस ही जो अभी हम कर रहे हैं डिस्कस, यही रिफ्लेक्स ही सबसे इनिशियल स्टेज में सबसे पहले रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। सो बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स, बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स क्या होता है कि हमारे जो S2 से S4 का जो सेगमेंट रहता है, S2 से S4 का सेगमेंट रहता है, वहाँ पे जब इंजरी होती है, उस एरिया पे लीजन रहता है, तो हमारा जो बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स है वो अब्सेंट कर जाता है, खत्म हो जाता है यहाँ पे। ओके। सो नेक्स्ट इज एनल विंग रिफ्लेक्स। एनल विंग रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, ये रिफ्लेक्सेस S2 S4 के बीच में ही होते हैं, मीन्स हाँ, जो पेशेंट का एनल विंग, ये हम चेक कैसे करते हैं वो सम। इसमें एनल विंग रिफ्लेक्स में क्या होता है, पेशेंट के एनस में हम दो फिंगर्स को टैप करते हैं, तो उससे पेशेंट को बोलते हैं, उसमें आप रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड एंड रोटेट करके, तो वहाँ पे पेशेंट आप फील कर पा रहा है सेंसेशन या नहीं कर पा, तो वो डर्मेटॉम्स चेक करने के लिए होगा। रिफ्लेक्सेस में क्या होता है कि कॉन्टेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पेशेंट को बोलेंगे थोड़ा कंप्रेस करने को, तो हम ये चेक करते हैं। तो ये हमारे 4 कॉमन रिफ्लेक्सेस थे जो कि हम चेक करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था। वेवर साइन हो गया, जो तो कि मोस्ट आपको चेक करना ही करना है। सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस हो गए, क्रीमास्टिक रिफ्लेक्सेस हो गया, वल्वो कैवर्नस रिफ्लेक्सेस हो गया, एनल विंग रिफ्लेक्सेस हो गया। तो ये हम पेशेंट में ये कॉमन होते हैं ट्रांसवर्स मेलाइटिस के लिए। जितनी सारी हमने ट्रांसवर्स मेलाइटिस पढ़ा है, जो भी पेशेंट्स आपको मिलेंगे, तो उस पर आप ये सारे टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। और ये जैसे कि बल्बो कैवर्नस है, एनाल है, तो इनसे इनके बारे में आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि पेशेंट अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाता है या नहीं कर पाता। अगर आप टेस्ट करना चाहें तो वो टेस्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है वो हमारे एसीएस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ओके। कुछ रेड फ्लैग होते हैं पेशेंट्स के, लाइक क्या है कि पेशेंट्स को एप्लेप्टिक तो नहीं हुआ, लाइक एपिलेप्सी या कन्वल्सन्स तो नहीं हुए हैं पेशेंट को। और इसकी जो
जो टाइमिंग पीरियड होता है वो बहुत कम होता है प्रोग्रेस करने का। लाइक जैसे ट्रांसवर्स माइलाइटिस का केस है, तो पेशेंट में आपको बहुत कम टाइम में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे और बहुत कम टाइम में ही आपको रिकवरी भी देखने को मिलेगी। तो रीचिंग द नडाइल लेस देन 4 आवर्स फ्रॉम ऑनसेट, जैसे ही लीजन हुआ है उसके 4 घंटे में ही इसका प्रोग्रेशन होने लगता है। 4 घंटे से 24 घंटे में बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलने लगेंगे। इंसिडियस प्रोग्रेसिव कोर्स ओल्डर एज ऑफ ऑनसेट प्रीसीडिंग ट्रॉमा, वेस्कुलर इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई वेस्कुलर लाइक पेशेंट की कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, वेस्कुलर रिलेटेड कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, हार्ट रिलेटेड कोई सर्जरी, प्रायर रेडिएशन थेरेपी, पेशेंट ने कुछ टाइम पहले कोई रेडिएशन थेरेपी तो नहीं किया है, तो ये एक उसके लिए रेड फ्लैग्स होते हैं। इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी तो नहीं ले रहा है, कोई फीचर्स फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, बर्निंग पेन, इस टाइप का पेशेंट में कोई भी फीचर्स तो नहीं है, कोई भी सिम्टम्स तो ऐसे नहीं है, तो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट के लिए रेड फ्लैग होते हैं। सो नेक्स्ट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ टीएम। इन्वेस्टिगेशन टीएम की कैसे करेंगे? जैसे कि हमारा एमआरआई हो गया ब्रेन का, सीटी स्कैन हो गया, जो कि हमें हेल्प करते हैं डायग्नोस करने में। जैसे सीएसएफ फ्लूइड एग्जामिनेशन लाइक लंबर पंचर करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि कौन सी सेल्स हैं, क्या प्रोग्रेशन हो गया, ऑटोइम्यून है या कोई इन्फेक्शन हुआ है, इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, तो इससे हमें पता चलता है। ये हमें डिफरेंशियल डायग्नोस करने में बहुत हेल्प करता है। सीरम हो गया, सीरम टेस्ट करते हैं B12, HIV का, सिफिलिस का, TSH का, TSH होता है। एंड न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजिकल इवैल्यूएशन लाइक कोई ऑप्टिक नाव, हमारा जो ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है उसको भी एग्जामिन करने के लिए माइनर सलाइवरी ग्लैंड बायोप्सी कराते हैं, जबकि हमने एसएस में पढ़ा हुआ था। ओके, नेक्स्ट इज द एमआरआई फाइंडिंग। एमआरआई में क्या क्या देखने को मिलता है? तो एमआरआई जब फाइंडिंग करेंगे तो मल्टीपल इस क्लासेस का केस होगा, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? प्लेग फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, मीन्स सेल्स के जगह जगह कुछ पैचेस देखने को मिलेंगे, हमारे वाइट मैटर ग्रे मैटर में पैचेस फॉर्म मिलेगा लाइक ब्लैक होल्स टाइप। ओके, एंड एट्रोपी जब हो जाती है, हमारे ब्रेन की एट्रोपी होती है, तो वो एक पैचेस फॉर्म में मिलेगा, वाइट पैचेस। नेक्स्ट इज न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका। न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका का जो लीजन होता है वो हमारे अराउंड 3rd-4th वेंट्रिकल में होता है, मीन्स हाइपोथैलेमिक एरिया पे, ब्रेन स्टेम में। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? क्लाउड लाइक देखने को मिलेगा, ग्लैडोनियम इनहेंसमेंट। 3rd-4th वेंट्रिकल पे आप चेक करेंगे, आप एमआरआई चेक करेंगे तो 3rd-4th वेंट्रिकल पे क्लाउडली लाइक कुछ एरिया दिख रहा है, तो वो हमारा न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका का होता है। नेक्स्ट इज अ सिस्टमैटिक लूपस एरिथेमेटोस। इसमें देखने को मिलेगा तो हमारी सर्व कॉर्टिकल एरिया होता है, वहाँ पे लेजन होता है, तो वो हमारे अफेक्ट करता है सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोस। सिजोरिन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? बेसल गैंग्लिया लीजन देखने को मिलेगा। वैसे डिजीज होगा अगर तो ब्रेन स्टोम, एट्रोपी, यूनिलेटरल अपर ब्रेन स्टेम, डायंसेफेलिक बेसल गैंग्लिया देखने को। एडीएम है तो क्या देखने को मिलेगा? एक्यूट एंड मल्टीपल सिमेट्रिक सुप्राटेंटोरल एंड इंफ्राटेंटोरल रीजन। तो ओके, तो इससे हम ये क्या करते हैं, हमें एमआरआई फाइंडिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कि किस टीएम का है या मल्टीपल क्लासेस का है, ऑप्टिका का है, एसएलई का है, एसएस का है, वेसिट का है, एडीएम का है, तो ये हेल्प करता है। एंड इडियोपैथिक है तो कोई भी ब्रेन लीजन्स नहीं देखने को मिलेगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव था ट्रांसवर्स माइलाइटिस का, जिसमें कि हमने बहुत सारी डिजीज़ के बारे में पढ़ा, कुछ हमने एस स्किल के बारे में भी समझा, कुछ इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है अदर से। ओके, कैसे डिफरेंशियल डायग्नोस करेंगे तो वो हमने यहाँ पे देखा है पूरा एमआरआई फाइंडिंग में, ये कैसे हेल्प करेगा हमें डिफरेंशिएट डायग्नोस करने में। ओके, अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पीटी असेसमेंट, पीटी मैनेजमेंट लेके आएंगे। अगर मुझे कोई केस मिलता है ट्रांसवर्स माइलाइटिस का तो वो भी हम लेके आएंगे। तो वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एंड नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। तब तक के लिए आपसे बाय बाय, टेक केयर।